हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लोग पढ़ चुके थे, मतलब आमाशय तक जो भोजन आता है, ठीक है, और आमाशय के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इस सब के बारे में हम जान चुके हैं। तो हमें देखना क्या था कि जो आमाशय में हमें मिलता है एक जठर रस, उसमें कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं और उनके काम क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे जठर रस में उपस्थित एंजाइम्स और उनके कार्य। सबसे पहला एंजाइम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पेप्सिन। ठीक है, मतलब ये तो हम पहले ही समझ लें कि यहाँ पे मतलब कि आमाशय में मोस्ट ऑफ पाचन मतलब किसका किया जाता है, लगभग 30% पाचन कर दिया जाता है किसका, प्रोटीन का। मतलब ये मेनली प्रोटीन के पाचन के लिए होता है। ठीक है, देखिए पेप्सिन जो कि एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, रेनिन ये भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। यहाँ पे जठरीय लाइपेज ये वसा के पाचन में काम आता है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में जब आगे आएगा तो हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा जठरीय श्लेष्मा, ठीक है, श्लेष्मा का मतलब म्यूकस, ठीक है, चिपचिपा सा पदार्थ जो होता है। इसके अलावा होता है इंट्रिंसिक कारक। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले हम पेप्सिन की बात करते हैं। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है ना, सबसे पहले तो इसके बारे में ये याद रखेंगे कि पेप्सिन एंजाइम हमेशा पेप्सिन की फॉर्म में नहीं मिलेगा। मतलब कि जब भी ये सेल्स के द्वारा बना के और छोड़ा जाएगा तब ये किस रूप में मिलेगा, पेप्सिनोजन के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो अब भाई पेप्सिनोजन के रूप में क्यों मिलता है ये, क्योंकि पेप्सिनोजन जो होता है वो इसका एक अक्रियाशील रूप है। ठीक है, अब पहली बात तो हम देखेंगे निकलता कहाँ से है। आमाशय की जो दीवारें हैं, जो भी आमाशय जिस लेयर से बना हुआ है उसमें क्या है कि कुछ हमें मिलेंगी सेल्स। ठीक है, उसमें कुछ सेल्स जो होती है, मतलब एक प्रकार की सेल होती है मुख्य कोशिका जिसको हम बोल दें, या फिर केंद्रीय कोशिका बोल दें। ठीक है, तो जो आमाशय की मुख्य कोशिका या फिर केंद्रीय कोशिका होती है उससे पेप्सिन एंजाइम का स्रावन किया जाता है, या फिर हम बोले पेप्सिनोजन का स्रावन किया जाता है। ठीक है, अब क्या है भाई, पेप्सिन जो है वो 4 एंजाइमों का एक ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि पेप्सिन फर्स्ट, सेकंड बी और थर्ड, और ऐसे करके ये 4 एंजाइमों का समूह है। पेप्सिनोजन जो इसका अक्रियाशील रूप होता है, मतलब कि दरअसल जो एंजाइम स्रावित किया जाता है सेल्स के द्वारा वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में स्रावित किया जाता है। और जब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आमाशय में उपस्थित HCl इसके साथ मिलता है, किसके साथ, पेप्सिनोजन के साथ में, तो ये क्या करेगा, पेप्सिन का निर्माण कर देगा। मतलब कि पेप्सिनोजन जो कि एक अक्रियाशील रूप है HCl के साथ मिलके पेप्सिन का निर्माण करता है। यहां तक समझ आया? आगे देखो, भाई अब हम देखेंगे पेप्सिन के कार्य क्या है। देखो हमने पहले ही बता दिया कि पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। किसको पचाने वाला, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ये देखिए प्रोटीन है, हमारे पास प्रोटीन्स थे। ठीक है, और क्या हुआ, प्रोटीन ने क्या किया, प्रोटियोजेस बनाए। ठीक है, क्या बनाए, प्रोटियोजेस, किसकी प्रेजेंस में, पेप्सिन की प्रेजेंस में। मतलब कि प्रोटीन के जल अपघटन से क्या बनते हैं, प्रोटियोजेस। ठीक है, और इसके बाद प्रोटियोजेस से हमें मिल जाता है पेप्टोन्स, जो कि क्या है, सरलतम रूप है। ठीक है, क्या है, सरलतम रूप है किसका, प्रोटीन का। जैसे कि हम किसी भी पॉलीसैकेराइड को तोड़ लेते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह में, ऐसे ही हम प्रोटीन्स को पचा के तोड़ लेते हैं
पेप्टॉन्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन्स के जल अपघटन से हमें क्या मिलते हैं, पेप्टन्स मिलते हैं। अब देखिए पेप्सिन को कार्य करने के लिए किस पीएच की जरूरत होगी, 1.6 से 2.4, मतलब कि ये जो 1.6 है ये क्या है, बहुत ज्यादा अम्लीय पीएच है। इसीलिए तो क्या होता है भाई, ये पेप्सिन है ना, कार्य ही किस माध्यम में करता है, अम्लीय माध्यम में करता है। और इसी के लिए क्या होता है, आमाशय में HCl मिलता है, ठीक है। HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है ना, और वो वहां पे क्या करेगा, एक अम्लीय वातावरण बना के रखेगा, ठीक है। अम्लीय वातावरण के कारण ही पेप्सिन क्रियाशील रहेगा। हमने पहले ही बता दिया है कि HCl के कारण ही तो ये एक्टिव होता है, अक्रियाशील से क्रियाशील फॉर्म में आता है। तो क्या हो जाएगा, पेप्सिन को कार्य करने के लिए कौन सी पीएच चाहिए, अम्लीय पीएच चाहिए। अगला जो हमारा एंजाइम है वो है रेनिन, ठीक है। यहाँ पे ये रेनिन है, एक होता है रेनिन, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। वो जो रेनिन होता है वो किडनी में मिलता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जो जल के अवशोषण वगैरह को मतलब इफेक्ट करता है कि भाई कितने जल को वापस से एब्जॉर्ब करना है, ये सब चीजें इफेक्ट करता है। और ये जो रेनिन एंजाइम है ये दरअसल क्या है, दुग्ध पाचक एंजाइम है, मतलब कि ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अब भाई आहार के रूप में दूध मोस्टली कौन लेते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं वो लेते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो रेनिन एंजाइम है ये बहुत ज्यादा क्रियाशील या फिर बोले बहुत ज्यादा किन में पाया जाएगा, नवजात शिशुओं में पाया जाएगा। इसके दूसरे नाम अगर हम देखेंगे तो भाई इसको रेनेट या फिर कीमोसिन के नाम से भी जाना जाता है। कहां से निकलेगा, मुख्य या केंद्रीय कोशिका से, सेम है। इसकी भी अक्रियाशील फॉर्म क्या है, प्रोरेनिन, ठीक है। प्रोरेनिन अक्रियाशील फॉर्म है और ये भी पेप्सिन की तरह ही HCl की उपस्थिति में किस फॉर्म में आ जाता है, क्रियाशील फॉर्म में आ जाता है और रेनिन एंजाइम बना लेता है। अब देखिए नवजात शिशुओं में अधिक मिलता है, यह दूध को पचाने वाला है, दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है ना। अब भाई ये क्या करेगा, पचा के दूध के जो एंजाइम वो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है उसको क्या करेगा, पचा देगा और दही में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको इसीलिए दही में बदल देता है, इसीलिए क्या कहेंगे, कार्डलिंग एंजाइम भी कहते हैं। अगला जो हम एंजाइम देखेंगे वो है जठरीय लाइपेज, मतलब कि गैस्ट्रिक लाइपेज। अब देखो भोजन में उपस्थित वसा का अपघटन करता है, लाइपेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि किसका अपघटन करेगा, वसा का ही करेगा। आमाशय में वसा का पाचन बहुत कम होता है, हमने पहले ही बता दिया कि आमाशय में है ना सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स का ही पाचन होता है, सिर्फ कुछ % वसा का पाचन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं। आगे जाके जो अग्नाशय रस मिलेगा ना हमें, वो मेनली क्या करेगा, इमल्सीकरण करेगा और वसा के पाचन में मदद करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ही हम आगे है ना आंतों के बारे में पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि वहां पे उस पूरे माहौल को मतलब सिस्टम को क्षारीय बना दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो मिलने वाले एंजाइम वगैरह हैं या फिर जो भी कुछ है वो किस फॉर्म में काम करेंगे, मतलब किस वातावरण में काम करेंगे, क्षारीय वातावरण में काम करेंगे। और क्या हुआ कि जो हमारा आमाशय का जो वातावरण है वो कैसा है, अम्लीय है। तो क्या विशेषता हो गई, जो जठरीय लाइपेज होता है, जठर रस में पाया जाने वाला लाइपेज एंजाइम है, वो केवल सिर्फ अम्लीय पीएच पे काम कर सकता है। इसके अलावा कोई भी लाइपेज अम्लीय पीएच पे काम नहीं करता है। किस पे करेंगे, वो क्षारीय पीएच पे करेंगे। समझ आई बात। तो देखिए जठरीय लाइपेज अम्लीय माध्यम में क्रिया करता है जबकि अन्य लाइपेज क्षारीय माध्यम में, ये बात समझ आई। अगला जो हमारा है वो है जठरीय श्लेष्मा, मतलब कि गैस्ट्रिक म्यूकस। मतलब अब देखिए कि भाई म्यूकस की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, पहले हम देखो इसके बारे में फिर बताते हैं क्यों पड़ी है। यह एक संयुग्मी प्रोटीन है, ठीक है, क्या है ये, एक संयुग्मी प्रोटीन।
जो वास्तव में ग्लाइकोप्रोटीन माना जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या मतलब हो गया, मतलब कि प्रोटीन में कहीं ना कहीं ग्लूकोज की मिलावट है, ठीक है। जो अगर किसी प्रोटीन में ग्लूकोज की मिलावट है वो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर किसी में वसा की मिलावट है उसको अपन बोलते हैं लिपोप्रोटीन। बाहर ही कर दे, बंद कर। अगर किसी भी प्रोटीन में वसा की मिलावट है तो वो हो जाएंगे लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब देखो आगे, जो हमारा जठरीय श्लेष्मा है उसके काम क्या होंगे, श्लेष्मा क्यों वहां पे रखा जा रहा है। देखो, भोजन को पहली बार तो वो नम और लसलसा बना देता है, मतलब कि क्या करेगा, उसको एक गीलापन देगा और लसलसा बना देगा, ताकि उस पे क्या है, एंजाइम सारे बहुत अच्छे से काम कर सके। यह आमाशय को HCl के प्रभाव से बचाता है। मतलब अब देखिए कि जो HCl है वो होता है एक प्रबल अम्ल, ठीक है, और अम्ल किसी भी चीज को डिसॉल्व कर देता है या फिर मतलब अपघटित कर देता है, हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, अब अगर उसके अंदर HCl पड़ा हुआ है आमाशय में तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगेगा आमाशय की दीवारों को, ठीक है, उसकी लेयर को, उसकी सतह को। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें म्यूकस रखा जाएगा। भाई वो म्यूकस उसकी दीवार के लगातार कांटेक्ट में रहता है और जिसके कारण HCl आमाशय की दीवारों के संपर्क में नहीं आ पाता। आमाशय में उपस्थित जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है। भाई आमाशय में जो जठर रस है वो बहुत ज्यादा अम्लीय है, और सेम चीज है, बहुत ज्यादा एसिड है, वो भी नुकसान करेगा। तो इसके लिए, इसके अम्लीय प्रभाव को कम करने के लिए भी क्या किया जाता है, म्यूकस काम आता है। अगला है हमारा इंट्रिंसिक कारक। तो देखिए, जठर रस में इंट्रिंसिक कारक या फिर जिसको आंतरिक कारक भी कहते हैं, इसकी उपस्थिति भी देखी जाती है। इसे कैस्टल कारक भी कहा जाता है। इसे कैस्टल कारक भी कहा जाता है, ठीक है, ये सिर्फ इसका नाम है। यह कारक भोजन में उपस्थित विटामिन B12 से का अवशोषण करता है। भाई अपने जो भोजन में विटामिन मिलता है B12, ठीक है, जो दही वगैरह से और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी में RBC के परिपक्वन मतलब कि मैच्योरेशन और उसके निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। तो यह कारक भोजन में उपस्थित विटामिन B12 के अवशोषण को बढ़ा देता है। जैसे ही B12 का अवशोषण होगा, अब ऑटोमेटिकली बॉडी में RBC का फॉर्मेशन वगैरह सब होने लग जाएगा। विटामिन B12 RBC के निर्माण व परिपक्वन में सहायक है, ठीक है। भाई आगे इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो गया है, ठीक है, थैंक यू।